हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स बाय प्रथम आहूजा। स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। सो फ्रेंड्स, टुडे आज हम जो दिन प्रतिदिन एनिमल्स में, ख़ास करके पशुओं में, गाय में जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लंपी स्किन डिसीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LSD भी कह सकते हैं। ये दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। देखा जाए कि कुछ क्षेत्र हैं हमारे भारत में, लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पर गायें ज़्यादा होती हैं, पशु ज़्यादा होते हैं, वहीं पर ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इसके बारे में आज पूरे अच्छे से हमने आज डिस्कस करना है। आज हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा जो पशुपालक हैं, जो गायें या फिर ऐसे जानवरों को अपने पास रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टूडेंट के साथ साथ उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी बीमारी है ये है ना, इसे कैसे रोका जा सकता है ना। ख़त्म तो हम कर नहीं सकते, बट इसका बचाव हम कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो सबसे पहले अगर हम एक डेफिनेशन देखें सिंपल लंपी स्किन की, वो कैसी है कि देखो कि जो ये लंपी स्किन डिसीज़ है, ये एक वायरल डिसीज़ है दैट अफेक्ट कैटल्स। इट इज़ ए ट्रांसमिट बाय ब्लड फेडिंग इंसेक्ट्स सच एज सर्टन स्पीशीज़ ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। जो ये बीमारी है ये एक वायरल डिसीज़ है। वायरल डिसीज़ मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फैलती है, वायरल है, ठीक है, एंड बहुत ही जल्दी फैलती है ये, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एंड ये ट्रांसमिट बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, जो कि ब्लड को चूसते हैं, जैसे कि मक्खी मच्छर नहीं होते जो ब्लड को हमारी बॉडी से चूसते हैं, वैसे ही ये जानवरों की बॉडी से भी ब्लड को चूसते हैं। वो वाले इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे ये बीमारी ये आई है, उनसे ये ट्रांसमिट होती है। काम पर जिसके भी शरीर में वह ब्लड को चूसते हैं, उसके शरीर में ये बीमारी चली जाती है, ठीक है, उनसे ये एकदम ये बीमारी आई है। और जो ये बीमारी आती है, जिसमें भी वह जो भी मॉस्किटो ये बीमारी फैलाता है, जिसको भी वह काटता है, उसमें कौन से केसेस होने लग जाते हैं, कोसिस होने लग जाते हैं, उसके शरीर में फीवर होने लग जाता है उसे। नोडल्स ऑन द स्किन एंड कैन आल्सो लेड टू डेथ, ठीक है। उसकी स्किन में, त्वचा जो होती है ऊपर स्किन में, नोडल्स लाइक फोड़े हो जाते हैं, फुंसीज वगैरह होती है ना, पिंपल्स होने लग जाते हैं, एंड लेड टू डेथ भी हो सकती है इस केस में। एंड स्पेशली इन एनिमल्स, ये किस में होती है? स्पेशली इन एनिमल्स एंड दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन एक्सपोज टू द वायरस, ठीक है। ये एनिमल्स में ही होती है स्पेशली, एंड नॉट प्रीवियसली बीन एक्सपोज दिस वायरस। और ये जो एक वायरस है, ये वायरस है बहुत ज़्यादा फैलता है ना, लाइक कोरोना वायरस भी था, वो भी मतलब कि जो कि ह्यूमंस में कैसे बहुत ही जल्दी फैलता था, वैसे ये भी है ना, ये भी बहुत ही जल्दी फैलता है, बट किस में? एनिमल्स में फैलता है। एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा किस में अगर देखा जाए तो गाय में ये सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो एक सिंपल एक लंपी स्किन की सिंपल डेफिनेशन हो गई, बट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो ये जो लंपी स्किन जो डिसीज़ है, तो ये सबसे पहले देखो जाए तो लंपी त्वचा रोग LSD वर्ष 1929 में सर्वप्रथम ज़ाम्बिया में मिला था, ठीक है। ज़ाम्बिया कहाँ का? एक दक्षिणी अफ्रीका का एक, मतलब कि दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर लगा लो, ज़ाम्बिया, वहाँ पे ये 1929 में सबसे पहले देखा गया था। तो जो भी मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में, मंकी पॉक्स की वीडियो जो हमने अपलोड की थी, उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये जो एनिमल्स से आने वाली लगभग भी सारी बीमारियाँ ना अफ्रीका से ही आती हैं, क्योंकि अफ्रीका में जंगल ज़्यादा हैं, जंगल ज़्यादा है तो एनिमल्स ज़्यादा होंगे, एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो उससे आने वाली बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो वहीं से ही ये बीमारी शुरू हो जाती है, फिर अफ्रीका से आगे जाएगी, आगे फिर धीरे धीरे करते हमारे इंडिया में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए कि 1929 में सर्वप्रथम ये ज़ाम्बिया में आई थी, और उसके बाद 2012 में यूरोप, ठीक है, यूरोप रूस हो गया, ठीक है, यूरोप रूस एंड कजाकिस्तान के ज़रिए यह रोग तेज़ी से फैल रहा है। मतलब कि ये
अफ्रीका से बाकी ये यूरोप रूस में आ गया, ठीक है। वहाँ से ये रोग और भी ज़्यादा तेज़ फैल गया, ठीक है। और उसके बाद एशिया महाद्वीप व बांग्लादेश में इस रोग को जुलाई 2029 में देखा गया, ठीक है। एशिया महाद्वीप हो गए और बांग्लादेश में भी इस बीमारी को कहते हैं 2029 में देखा गया। और ऐसे ऐसे करते ही मतलब कि वन कंट्री टू नेक्स्ट कंट्री ये बीमारी ऐसे फैलती गई और उसके बाद 2019 में भारत में इस रोग को सर्वप्रथम देखा गया। और कहाँ पर देखा गया? उड़ीसा राज्य में सबसे पहले देखा गया। बट ये वहाँ पर मतलब कि जब ये उड़ीसा में आया तो इतना शायद ये नहीं फैला था और इसकी बात इतनी नहीं थी। बट अब ये दिन प्रतिदिन इतना फैल रहा है पंजाब हरियाणा में, तो इसके बहुत ही ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। लगभग अब तक कह सकते हैं कि 1500 से 1600 गायें इसकी वजह से मर चुकी हैं। बाकी बहुत संक्रमित भी हैं इससे, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये लाइक कोरोना वायरस की तरह इसकी भी एक चेन सी बन जाती है। वन टू नेक्स्ट पर्सन, जैसे कोरोना वायरस था वैसे ये वन टू नेक्स्ट एनिमल ऐसे लगातार फैलता जाता है और इसकी भी एक चेन बन जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये वायरस है एक तरह का। और उसके बाद अगर हम देखें जो ये रोग है, ये LSD कैप्रीपॉक्सी वायरस, ठीक है। इसे ये क्यों कहा गया है कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बात ध्यान रखना, जो भी पॉक्स शब्द जहाँ भी यूज़ हो जाए, POX, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, है ना। पॉक्स शब्द का ये जहाँ पर भी कहीं पे बीमारी के पीछे लग जाए तो वो बीमारी ज़्यादातर पिंपल्स वाली ही होती है। उस बीमारी में बॉडी में पिंपल्स होने लग जाती हैं। पॉक्स शब्द से आप ये भी देख सकते हैं। तो ये कैप्रोपॉक्सी वायरस है। इसे उसके बाद ये भी कहा है कि इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना। इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है और देसी भाषा में इसका अलग नाम होगा। देसी भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे रोग को गाठिया या गठदार रोग भी कहते हैं, ठीक। गाठिया गठदार मतलब, गाठिया का मतलब क्या होता है कि जो सारी स्किन है उसके ऊपर दाने से होने लग जाने, पिंपल्स होने लग जाने बड़े बड़े, तो उसे गाठिया सा भी कहा जाता है। किस भाषा में? देसी भाषा में। देसी भाषा गांव में हो गया, है ना। वहाँ पर इसे अब LSD या फिर लंपी स्किन वायरस तो उसे नहीं कहेंगे, है ना। तो इसे गाठिया रोग भी कहा जाता है देसी भाषा में। ज़्यादातर लोग इसे हरियाणा में तो इसे गाठिया रोग से ही जानते हैं। तो उसके बाद ये भी कहा कि यह रोग भैंसों में यह रोग गाय व भैंसों को अधिक प्रभावित करता है। मतलब कि गांव में गाय में और भैंसों में ज़्यादा होता है, ठीक है। और विशेष रूप से इस रोग को सबसे ज़्यादा गांव में देखा गया है, ठीक है। गांव में गांव हो गए, है ना। गांव में जैसे कि गायें ज़्यादा होती हैं, है ना। और विलेजेस हो गए, है ना। वहाँ पर ये बीमारी है जो ये ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। वहाँ पर ये ज़्यादा फैली है क्योंकि वहाँ पर जानवर पशु ये एनिमल्स हो गए, उसमें भी मोस्ट ऑफली भैंसें गायें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा है और गाय में ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें LSD का संक्रामक रोग है और जो पॉक्सविडी वायरस से होता है, ठीक है। वही फ्रेंड्स, ये पॉक्स शब्द का यूज़ हुआ है तो आपको पता ही है पॉक्स शब्द का यूज़ क्यों होता है, ठीक है। और ये क्या कहा गया कि LSD एक संक्रात्मक रोग है। ये संक्रात्मक रोग मतलब कि ये एक से दूसरे में ये झट से फैल जाता है ना। बहुत से मतलब कि जानवर इसे संक्रमित हुए हैं एक से, जैसे कि किसी एक गाय को है और वह दूसरे गाय उसके चपेट में भी आ सकती है अगर वह उसके साथ रहती है, फिर उसके साथ खड़ी है, उसने छुआ है, टच हुआ है, तो ये बीमारी सब ऐसे भी फैल सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक और फास्टली मूव मतलब कि करती है, फैलती है ज़्यादा। तो ये बीमारी है ये, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये फैलती कहाँ से है, ठीक है, वही जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये जो रोग है काटने वाली मक्खियों, जो मक्खियाँ काटती हैं, मच्छर हो गए और जो दूषित जलवदाने से फैलती है, ठीक है। मच्छर मक्खी से ये ज़्यादा फैलती है जो कि काटते हैं, ठीक है। और उसके काटने से ये ज़्यादा बीमारी फैलती है। और यह रोग पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता है। यह मतलब कि ये जो बीमारी है ये पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती। ये सिंपल
एनिमल टू एनिमल है, पशुओं से पशुओं में ही होती है, पशुओं से मनुष्य में नहीं होती। सो दैट्स वाई आई एम टॉकिंग कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिसीज़ है एनिमल टू एनिमल मूव करती है, नॉट एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। सो इसीलिए हम इसे कौन सा रोग नहीं कह सकते, इसीलिए हम इसे जूनोटिक रोग नहीं कह सकते। और उसके बाद हम ये देखें कि यह एक संक्रात्मक बीमारी है जो संक्रमित पशुओं के सीधे संपर्क से आने से दूसरे पशु में फैलती है, अर्थात कंटेजियस डिसीज़ है। मतलब कि ये बीमारी जो है संक्रमित पशु के सीधे संपर्क से आने से भी दूसरे पशु में फैल जाती है। जैसे कि एक पशु है ना, एक गाय है, उसे ये बीमारी है और दूसरी गाय उसके पास आ गई और उसने टच किया, उसके साथ लग भी गई, तो ये बीमारी वहाँ से भी फैल सकती है, ठीक है। तो इसे हम ऐसा डिसीज़ भी कह सकते हैं जैसे जिसका नाम है कंटेजियस डिसीज़, ठीक है। और इसके अलग अलग नाम है वैसे, है ना, जैसे कि इसका नेम पहले हमने देखा नीथलिंग वायरस, है ना, देसी भाषा में गाठिया रोग, है ना। और उसके अलावा हम जो ये बीमारी फैलती है ये हम इसे कंटेजियस डिसीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके लक्षण देखें इस बीमारी के लक्षण की, ये पशुओं के शरीर का तापमान, जब ये बीमारी होती है तो जानवर में कैसी मतलब कि चेंजेस आते हैं, है ना। क्या होता है उसकी मतलब कि जो शरीर है उसका तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, अर्थात पशुओं को तेज बुखार हो जाता है। पशु के संपूर्ण शरीर में जगह जगह पर गांठें दाने से बन जाते हैं तथा इन गांठों का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब कि जानवर है उसे ये रोग होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बॉडी टेम्परेचर तेज हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके संपूर्ण सारे शरीर पर जगह जगह पर ये जो मतलब कि दाने पिंपल्स होने लग जाएंगे और ये बहुत ही बड़े होते हैं, लाइक 2 से 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और ये दाने जो हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं ये भी हम देखते हैं। ये गर्दन, नासिका, थुथुन, जननांग, आंखों की पलकें, थन, पेट, ठीक है, पूंछ पर पाए जाते हैं। ये सारी मतलब कि अगर किसी को है तो ये सारे शरीर पर होने लग जाते हैं, बट शुरुआत में ये थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, बाद में इनका आकार और भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये सारे शरीर पर, गर्दन पर, कान पर, नाक के अंदर भी हो सकते हैं, आँख की पलकों पर भी हो सकते हैं। कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी है और ये सारे शरीर पर फैलती ही जाती है, ठीक है। एंड इसका क्या है, एंड में क्या होता है, पशु की डेथ ही हो जाती है और इसका अभी तक इलाज तो है नहीं, बट इसका बचाव है और वो कैसे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। बट इसके बाद हम देखें कि पशुओं के शरीर में सूजन भी आ जाती है, जिसको भी ये बीमारी है उसके शरीर में सूजन भी आ जाती है, उसका शरीर क्या हो जाता है, सूज भी जाता है, ठीक है। अगर किसी का पैर सूज गया, किसी का मुंह, किसी की मतलब कि हाथ पैर जो भी होते हैं ना वो सूज जाते हैं, तो ये बहुत मतलब कि इस बीमारी में सूजन भी आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर हम देखें जो भी संक्रमित पशु है ना, हाँ, उस संक्रमित पशु तुरंत सभी स्वस्थ पशु से अलग क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी पशु है ना, बीमार हो जाता है, बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर उसे आजकल तो वैसे अगर बॉडी टेम्परेचर ही अगर बढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, है ना। बट आज जो ये बीमारी फैल रही है तो हमें अंदर डर बैठा होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई बीमारी भी हो सकती है ना, क्या पता उस बीमारी का पहला सिम्टम यही हो, तो भाई हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने तभी ही इस बीमारी को आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर देना है, ठीक है। जैसे कि संक्रमित पशु है, हमें नहीं पता भी चाहे अभी उसका टेम्परेचर ही बढ़ा है, तो आपने क्या करना है, उस पशु को सभी पशुओं से अलग कर देना है, ठीक है। अलग कैसे कर देना है, अलग एक रूम में बंद कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में क्वारंटाइन किया जाता था ह्यूमन को, पर्सन को, जिसमें भी बीमारी होती थी कोरोना वायरस, उसे अलग एक कमरे में बंद कर दिया जाता था 14 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। वैसे ही हमें भी क्या करना है, उस एनिमल को एक अलग कमरे में बंद कर देना है, और चाहे उसका थोड़ा सा टेम्परेचर ही बढ़ा है, बीमार ही हुआ है ना, पर हमें सभी की बचत करनी है, तो उसको हमने क्या करना है, अलग कर देना है, ठीक है। और अलग करके ही, क्योंकि ये देखो पर्सन में तो फैल नहीं सकती, तो हम इसका पूरा अच्छे से देखभाल भी कर सकते हैं ना, उसे जो भी चाहिए खाने के लिए, जो भी दवाइयाँ वगैरह सभी हमने सही टाइम पर दे देनी है, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमें, अगर आपके नज़दीक कोई वेटनरी डॉक्टर है, लाइक जो कि पशुओं की देखभाल करता है, डॉक्टर है ना, तो उसे बुलाएं
उससे सुझाव लें, उससे दवाई लें। बट अगर आपके मतलब कि एक ये भी होता है कि अगर आपके नज़दीक वो नहीं है डॉक्टर, तो आप ये भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर इंजेक्शन देते हैं, आप भी दे सकते हैं, चाहे डॉक्टर के आने पर दे, डॉक्टर भी यही देगा, है ना। तो आपने क्या करना है, इंजेक्शन पैरासीटामोल, इंजेक्शन मेलॉक्सीगम, ये दे देना है, ठीक है। ये इंजेक्शंस हैं, ये ज़रूरी होते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने पर आप देते भी होंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये दे देने चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ने ही नहीं देना है। टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ये बीमारी क्या पता आगे हो जाए, तो पहले ही हम टेम्परेचर से ही सही कर लेंगे ताकि ये बीमारी आगे फैले ही ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन एम्पेलिसिन 324, ये दे देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, बट आपने सबसे पहले तो डॉक्टर के पास ही जाना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और एक से ये सभी में फैल सकती है, सभी जानवरों में फैल सकती है। तो इसलिए हमें उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है जानवरों की। सो हमने ये दवाइयाँ दे देनी है टेम्परेचर के बढ़ जाने पर, और उस जानवर को क्वारंटाइन कर देना है, अलग कर देना है सभी जानवरों से, और हम सभी की फिर ऐसे जान बचा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि टेम्परेचर, अगर आपकी कोई भी जानवर है उसका टेम्परेचर अभी बड़ा ही है, तो आप क्या कीजिए, वहीं पर उस टेम्परेचर को रोक लीजिए, आगे बढ़ने ही मत दीजिए। अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी, आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी तो ये आगे नहीं फैलेगी। तो मतलब कि टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो तभी थोड़ी सी चिंता अगर हम दिखाएंगे और तभी सही कर लेंगे जानवर को, गाय को, तो हम आगे इस बीमारी को फैलने से बच सकते हैं, ठीक है। और बहुत सा नुकसान है जो हो सकता है, उससे भी बच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे कि आगे हम देख सकते हैं कि बहुत से मतलब कि लोग हैं वो क्या करते हैं, मर जाने पर किसी भी पशु के इस डिसीज़ से अगर कोई भी पशु मर गया है ना, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से जानवर, गायें ये मर चुकी हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि उन्हें खुले में ही कई बार छोड़ दिया जाता है, मर गई तो उन्हें खुले में ही छोड़ दिया, रात को, है ना, जानवरों को ले आए और शहर में या फिर कहीं पर भी उसे एक साइड में छोड़ दिया। तो क्या होता है इससे, मतलब कि वहाँ पर पड़े पड़े स्मेल, है ना, गंदगी इतनी बढ़ जाती है कि पूछो मत। कि क्या होता है कि वहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी डॉग हो गए वगैरह हो गए, वह उन्हें काट लेते हैं और काट कर गंदगी जगह जगह पर फैला देते हैं, जिससे मतलब कि और बीमारी फैलने का भी डर रह सकता है। क्योंकि देखा जाए कि ये बीमारी भी जानवर से या फिर कह सकते हैं अफ्रीका के जंगलों से, जानवरों से ही आई, तो ऐसे कोई और बीमारी फैल सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है हम देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें इंजेक्शन देना है। कौन सा? एवरमेक्टिन 1 ml, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है ये फंगल इन्फेक्शन जो है उसको रोकने के लिए हमें ये इंजेक्शन देना है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके नज़दीक कोई डॉक्टर है उससे सुझाव लें और अपने पशुओं की अच्छे से देखभाल करें, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस रोग से ग्रसित पशुओं की मृत्यु होने पर मृतक पशु को खुले में नहीं छोड़ना है। जैसा कि मतलब कि बहुत से लोग छोड़ भी रहे हैं, बट हमने वैसा नहीं छोड़ना है, छोड़ने नहीं है, बल्कि उसके मरने पर 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में नमक डाल कर ज़मीन के अंदर उसे गाड़ देना चाहिए, उसे गाड़ देना है, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण क्षेत्र में कीटाणुनाशक अवधि द्वारा छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। वैसे छिड़काव तो हमें हरदम करना चाहिए, जैसे कि ये बीमारी फैली रही है ना, तो छिड़काव तो हमें रोज़ ही करना चाहिए एक बार। बट है ना, जैसे कि कोई भी जानवर मर गया है ना, जिस क्षेत्र में वो मरा है ना, हम वहाँ पर हमने क्या करना है, उसके नज़दीक कहीं पर भी गड्ढा खोदना है और उसके अंदर नमक डालकर हमें उस जानवर को वहीं पर दबा देना है, ठीक है। बट दबाना तो है, और उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हम अवधि बनाते हैं ना, पूर्ण क्षेत्र में हमने जो कि कीड़ों को ख़त्म करती है, कीड़नाशक जो अवधि होती है उसका छिड़काव कर देना है। जो भी पशुपालक है या फिर कोई भी है, उनको पता ही है ना, जिससे कीड़े मरते हैं, वैसी जो भी दवाइयाँ होती हैं उसका छिड़काव हमने कर देना है, ठीक है। और उसके जैसे कि हो सकता है नीम का पानी होता है, नीम की पत्ती, उनका पानी गर्म करके है ना उसका छिड़काव कर दिया। तो ऐसे बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, और ट्रीटमेंट से पहले भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। कैसे? देखो कि जो सूखे आंवले व गलोए की पत्तियों को पशु को खिलाएं। सूखे आंवले होते हैं, जैसे कि हरे हरे जो सूखे आंवले होते हैं, और गलोए होती है जो उनकी पत्तियां
पशुओं को खिलाएं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी लिखा है कि फिटकरी और व नीम, फिटकरी और नीम ये दोनों कड़वे होते हैं बट पशुओं के लिए ज़रूरी हैं इस समय पर। तो ये फिटकरी व नीम के पत्तों का लेप बनाकर संक्रमित पशु के शरीर पर लगाएं। जो भी पशु संक्रमित है उसके शरीर पर ये नीम हो गया और फिटकरी इसे लगाएं। इससे क्या होगा कि जो मच्छर होगा, मक्खी होगी, कोई भी ऐसे काटने वाला जानवर उसके नज़दीक ही नहीं आएगा, चाहे वो संक्रमित है चाहे वो संक्रमित नहीं भी है। हमें उस थोड़ा थोड़ा ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए, है ना। जैसे कि सूखे आंवले और उनकी पत्तियां तो हमें अभी भी खिलानी चाहिए, है ना, चाहे वो ठीक है चाहे वो बीमार है। हम अगर ये कर देते ये तो बहुत ही फ़ायदे वाली बात है ना। और ये चीज़ जो आंवले और गलोए है ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लाभदायक है, मनुष्य के लिए भी कह सकते हैं, हमारे लिए भी, और ये जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बस ये जानवरों के लिए सूखे हैं, है ना। और इसके अलावा अगर बात करें फिटकरी व नीम के पत्तियों का लेप भी लगा देना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो बीमारी है मच्छर और मक्खी से फैल रहा है ना, मच्छर मक्खी के काटने से। अगर मच्छर मक्खी उसके नज़दीक ही नहीं आएगा तो वह काटेंगे कैसे, है ना। तो फिटकरी व नीम के पत्तों का लेप बनाकर हमें उसके शरीर पर लगाना चाहिए, है ना, चाहे वो संक्रमित है चाहे वो नहीं है। अगर संक्रमित है फिर तो ज़रूरी है, अगर संक्रमित नहीं है तो आप 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर उसका लेप थोड़ा थोड़ा लगाते रहें, है ना। और उसके अलावा लेप लगाते हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं फिटकरी व नीम के पत्तों को गुनगुने पानी में डालकर कुछ समय बाद पशु को नहलाना चाहिए। फिटकरी हो गई, है ना, फिटकरी हो गई और फिटकरी के पत्तों को गुनगुने पानी में डालकर कुछ समय बाद पशु को नहलाना चाहिए, ठीक है। ये काम हमें पशु चाहे संक्रमित है चाहे नहीं है, हमने ये काम तो करते ही रहना है, क्योंकि नहलाना है ना। जैसे हम रोज़ नहलाते हैं वैसे अगर हम फिटकरी या नीम के पानी के पत्तों के से नहलाएंगे, गुनगुने पानी से नहलाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा अच्छा बेटर है। और कोई भी मच्छर मक्खी उसके नज़दीक नहीं आएगा तो ये बीमारी फैलेगी नहीं, और बीमारी फैलेगी नहीं तो सभी हम बचे रहेंगे, है ना। इससे जो हम भी बच सकते हैं, क्योंकि हम बहुत से हैं जो गाय का दूध पीते हैं, और गाय अगर बीमार होगी तो अगर उसका दूध भी सही नहीं होगा, और दूध सही नहीं होगा और अगर वो हम पी लेंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। तो हमने भी बचना है तो हमें भी इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पशुपालक हैं चाहे आप नहीं हैं, है ना। हम गऊ का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचें, है ना फ्रेंड्स। तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ये काम करना। अगर आपके नज़दीक कोई ऐसी जो जानवर है जो ऐसा बीमार है ना, वो तो आप इसके बारे में सोचें, है ना। थोड़ा सा जो भी कर सकते हैं आप उन्हें कुछ खिला सकते हैं, सूखे आंवले गलोए, क्या पता लगता है उस चीज़ की वजह से वह उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाएं, है ना फ्रेंड्स। तो हमने भी उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं जिनमें ये बीमारी होती है वे ऐसे दिखते हैं, देखो ये लगभग ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो जो जिसे भी ये हुई है वो बचेगी, ठीक है। इससे पहले क्या होता है कि उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े से 2 से 3 सेंटीमीटर 2 से 5 सेंटीमीटर तक ये वो बड़े बड़े गांठें हो जाती हैं, है ना, पिंपल्स हो जाते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद ये फूट जाते हैं। फूटने के बाद कुछ समय बाद ही कह लो कि 2 या 4 दिन बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत ही गंदी बीमारी है, ये एक से कई जानवरों में, कई गायों में फैलती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये गाय में फैल रही है ना, बहुत सी, है ना। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो ट्रीटमेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पशुपालक हैं, अगर पशुपालक नहीं भी हैं फिर भी आपको इसके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूं। आज हमने स्टूडेंट्स के लिए और पशुपालकों के लिए और सभी के लिए ये वीडियो ज़रूरी है जाननी, और बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में नहीं कहता कि आप वीडियो को ये करें वो करें, बट इस वीडियो को कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बीमारी है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। क्या पता लगता है आपको, मतलब कि अगर आप किसी को शेयर कर दे इस चीज़ के बारे में, और उसकी अगर वह पशुपालक है या फिर कोई भी है ना, तो उसको ये चीज़ें पता होने से क्या पता किसी भी गाय की जान बच जाए, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट भी जानना हमारे लिए। तो सबसे पहले हमने आज क्लास में क्या देखा, हमने एक डेफिनेशन देखी, और उसके बाद हमने देखा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई,
LSD की, और उसके बाद हमने देखा कि इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि ये कहाँ से फैलती है, कैसे मच्छर मक्खी से फैलती है ना। हाँ, और उसके बाद हमने इसके लक्षण देखे और कैसे कैसे पूरी शरीर में हो जाता है ना, वो भी देखा। और उसके बाद हमने संक्रमित पशु को कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, है ना। अगर आपके नज़दीक डॉक्टर है तो पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा कि जो खुले में जो छोड़ते हैं पशु को, वो भी छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमने ट्रीटमेंट भी देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपने फ्रेंड से, है ना। क्या पता किसी भी गाय की जान बच जाए, है ना, आपके एक शेयर की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये कैसी मतलब कि दिखती है ये बीमारी, है ना। तो इसके अलावा आपको बहुत सी मतलब कि पिक्चर्स मिल जाएंगी गूगल पर या कहीं पर भी, बट मैं आपके लिए एक वीडियो छोटी सी ही पिक्चर ये लेकर आया। और भी इसकी कई पिक्चर्स होंगी, आप देख सकते हैं। बट मतलब कि ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। तो आज हमने लंपी स्किन के बारे में पूरा अच्छे से देख लिया है फ्रेंड्स। लगभग सब कुछ हो गया है। ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि ये बीमारी है जो दिन प्रतिदिन फैल रही है, और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स। तो आज हमने ये सब कुछ देख लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।